राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। ये प्रश्न आपकी किसी भी शैक्षिक प्रतियोगिता से संबंधित जो भी आपकी टेट वगैरह परीक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो का 176वां प्रश्न। और इसमें से अधिकांश प्रश्न पुरानी परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमारा प्रश्न है पहला 176वां, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। एग्ज़ाम में व्यवहारवाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है देखिए, कुर्ट लेविन, E.R. गुथरी, J.P. वॉटसन या डोनाल्ड हैब। तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, J.P. वॉटसन को। मैंने हर एक प्रश्न में इनकी व्याख्या भी रखी है, तो इसको देखते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना वॉटसन द्वारा 1913 में की गई थी। वॉटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वॉटसन, J.P. वॉटसन ने किसे महत्व दिया है, व्यवहार को। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है। इसके ऑप्शन है थॉमसन, पेस्टोलॉजी, जॉन स्टुअर्ट या अरस्तु। तो जो ये परिभाषा दी है ये है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु की। अगला प्रश्न देखिए, निष्ठा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है छात्रों की दक्षता और कौशल को बढ़ाना, बी है स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी है स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार, या डी है शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की दक्षताओं और कौशल को बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की दक्षताओं और कौशल को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2019 में नई शिक्षा नीति पर मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर KR कस्तूरी रंगन, बी है TSR सुब्रमण्यम, सी है शिक्षा मंत्रालय, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर KR कस्तूरी रंगन। देखिए, वर्ष 2019 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KR कस्तूरी रंगन थे, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया, जिसे वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। तो ये परिभाषा किसकी है। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो संबंध प्रतिक्रिया जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, बी है B.F. स्किनर, सी है E.R. गुथरी है ये E.R. गुथरी, और डी है I.P. पावलोव ने। तो जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया गया है वो दिया है ऑप्शन नंबर डी, I.P. पावलोव ने। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन I.P. पावलोव ने किया है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक उत्तेजना और प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, किसका विचार था कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को संगीत, सैन्य अभ्यास तथा गृह कार्य सिखाया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है प्लेटो, DV, अरस्तु, या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक में बालिकाओं की शिक्षा पर विचार व्यक्त किए थे।
उनका मानना था कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को संगीत, सैन्य अभ्यास तथा गृह कार्य सिखाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही बुद्धिमान और सक्षम होती हैं और उन्हें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो प्लेटो ने जो बालिका शिक्षा थी उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, किसने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया? इसके ऑप्शन है विश्वविद्यालय आयोग 1948, बी है विश्वविद्यालय आयोग 1964, सी है विश्वविद्यालय आयोग 1882 या डी है मुदालियर आयोग 1952। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुदालियर आयोग 1952। अगला प्रश्न है, राम मूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसके पक्ष में सिफारिश की? तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है आदर्श स्कूल, बी है डे बोर्डिंग स्कूल, सी है नवोदय स्कूल या फिर डी मुक्त विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? इसके ऑप्शन है केवल आंतरिक व्यवहार, बी है केवल बाह्य व्यवहार, सी है दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? इसके ऑप्शन है वाटसन, विलियम वुंट, सी है विलियम जेम्स या डी है बिने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट द्वारा सन 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में ये प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, विकलांग जन संरक्षण और विकास अधिनियम RPWD एक्ट को कब लागू किया गया था? तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके ऑप्शन हैं दिसंबर 2016, बी है जनवरी 2018, सी है नवंबर 2015 या डी है मार्च 2017। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2016। देखिए, विकलांग जन संरक्षण और विकास अधिनियम को दिसंबर 2016 में लागू किया गया था। यह अधिनियम 1995 के विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम का स्थान लेता है। यानी कि जो अधिनियम 1995 में लागू हुआ था तो उसी में कुछ सुधार कर दिसंबर 2016 में नया विकलांग जन संरक्षण और विकास अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था वर्ष 1921 में, वर्ष 1937 में, वर्ष 1944 में या वर्ष 1949 में? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1937 में। और वर्धा शिक्षा से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन वर्ष 1937 में हुआ था। यह सम्मेलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना को अपनाया गया था। यह योजना 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव करती थी। इस योजना में शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया था। तो देखिए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का जो वर्ष है 1937, आप इसे याद रखिएगा। और इसका जो दूसरा नाम है देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। तो ये किसके द्वारा कही गई है? यह कथन किसका है? गांधी जी का, विवेकानंद जी का, टैगोर का या दयानंद जी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद। अगला प्रश्न देखिए, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होने चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। LT में इसी तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम शिक्षा का उद्देश्य किसने बताया है? ए है आदर्शवाद, बी है मानववादी, सी है ऑलपोर्ट द्वारा, डी है लेविन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य सत्य, शिवम और सुंदर होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? इसके ऑप्शन है जाकिर हुसैन समिति, राममूर्ति समिति, हर्टॉग समिति या हंसा मेहता समिति। तो अपव्यय और अवरोधन बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध रहा है। तो इस पर किसने विचार किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, हर्टॉग समिति ने। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर पुनर्बलन देता है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का पुनर्बलन दे रहा है? देखिए, पुनर्बलन 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार हमें दिए हुए हैं। तो प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर दिया जाने वाला पुनर्बलन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है निश्चित अनुपात रूप, बी है निश्चित अंतराल रूप, सी है परिवर्तनशील अनुपात या डी है परिवर्तनशील अंतराल रूप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निश्चित अनुपात रूप। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंपने का सुझाव किसने दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा को चलाने का पूरा जो दायित्व था वो स्थानीय संस्थाओं यानी कि निजी संस्थाओं के हाथ में दे दिया जाए, ऐसा किसने ये सुझाव दिया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, बी है लॉर्ड रिपिन, सी है लॉर्ड कर्जन या डी है हंटर आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हंटर आयोग। देखिए, हंटर आयोग 1882 ने प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंपने का सुझाव दिया था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें शामिल है, पहला है उन्होंने क्या कहा था, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाए। दूसरा बोला था कि स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या बोला था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की जानी चाहिए, तभी उनका जो शिक्षा का स्तर है वो सुधर सकता है। चौथा है शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन में सुधार किया जाना चाहिए। और पांचवा है पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। ये 5 के 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको आप लिख भी सकते हैं कि पहला जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाए, ये कहा था इन्होंने। दूसरा कहा था स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सौंपा जाए। तीसरा बोला था प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की जाए। चौथा बोला था शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन में सुधार किया जाए। पांचवा बोला था पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को भी शामिल किया जाए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। पहला है ऑप्शन वर्ष 1950 में, बी है वर्ष 1965, सी है वर्ष 1972 या डी है 1976। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1976। शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का वर्ष है 1950, 1952, 1953 या 1954। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का वर्ष है 1953, ऑप्शन नंबर सी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना वर्ष 1953 है तथा संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1956 में इसे वैधानिक निकाय बना दिया गया। मुख्य कार्य क्या है इसके? पहला है विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी है दूसरा पॉइंट है इसमें विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना, और तीसरा पॉइंट है उच्च शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाना। चौथा है विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को विनियमित करना, और अगला पॉइंट है इसमें अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए, यथार्थवाद और आदर्शवाद के समन्वय वाली शिक्षा व्यवस्था है। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना, बी है श्री अरविंद की शिक्षा योजना, सी है रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा योजना थी, और डी है स्वामी विवेकानंद की शिक्षा योजना।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंद की शिक्षा योजना। देखिए, श्री अरविंद की शिक्षा व्यवस्था यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय करती है। अर्थात श्री अरविंद यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों को ही शिक्षा की व्यवस्था में लेकर चलना चाहते थे। यह व्यवस्था छात्रों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला प्रश्न है, उत्सुकतापूर्ण व्यवहार से संबंधित संवेग है। इसका ऑप्शन देखिए, इसके उल्लास, अचरज, डर या आनंद। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा उत्सुकतापूर्ण व्यवहार दिखाता है, किसी भी चीज़ में एक्साइटमेंट रहता है उसको, तो उससे संबंधित कौन सा संवेग है, संवेग? इसका है ऑप्शन नंबर बी, अचरज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है, भारत में स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी है छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना, सी है भारत में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक तथा दिशा निर्देश निर्धारित करना, और डी है स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत में सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। एक बार हम परख का फुल फॉर्म एक बार और देख लेते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में परख से संबंधित क्वेश्चन लेकर आती हूँ और उसका फुल फॉर्म भी आपको बताती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जा रहा है। तो परख का जो फुल फॉर्म है, पी से क्या है, परफॉर्मेंस, एक मिनट, देखिए पी से क्या है, परफॉर्मेंस, ए से है असेसमेंट, आर से है रिव्यू, ए से है एंड एनालिसिस ऑफ, के से है नॉलेज फॉर, एस से है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख का फुल फॉर्म है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। तो यशपाल कमेटी ने एक शिक्षक पर कितने छात्र छात्राओं के लिए अनुपात बताया है? तो ये हम इसके ऑप्शन है, देखिए, एक शिक्षक पर 20 छात्र 1:20, बी है एक शिक्षक पर 30 छात्र छात्राएं, सी है एक शिक्षक पर 40 छात्र छात्राएं, और डी है एक शिक्षक पर 50 छात्र छात्राएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक पर 30 छात्र छात्राएं। ये अनुपात उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को आद्यांत पढ़ना है। तो यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है अरस्तु, जॉन डीवी, रूसो या टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को आद्यांत पढ़ना है। ये आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। मैं आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो आपके टेट वगैरह एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।